हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक न्यूक्लियई। इट मींस नाभिक पर। नाभिक इट मींस न्यूक्लियई एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स का ये अपन लोगों के पास क्या थर्ड पार्ट है। इससे पहले अपन लोग जो मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करके आए वो अपन लोग डिस्कस करके आए एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो सेकंड टॉपिक अपन लोगों ने डिस्कस करा था वो था अपन लोगों के पास एटम, इट मींस परमाणु। ठीक है ना। अब उसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट थर्ड है न्यूक्लियई, इट मींस नाभिक। लेकिन नाभिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार एटम पे बात करते हैं, क्योंकि वहीं से अपन लोगों को एक तरीके से न्यूक्लियई इट मींस नाभिक के बारे में पता लगेगा। ठीक, किस तरीके से पता लगेगा आप याद करिए। अपन लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करा था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने एक एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, एक 10⁻⁸ मीटर थिकनेस की, मतलब 10⁻⁸ मीटर चौड़ाई की एक सोने की पतली पन्नी ली, एक गोल्ड फॉइल ली, और उस पर उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड करवाया। इट मींस उन्होंने अल्फा कणों को उस सोने की पतली पन्नी पर गिराया, और जैसे ही पीछे एक स्क्रीन लगाई ZNS की, और उस पर जैसे ही वो गिरे वहां पे जो पैटर्न होना, उस पैटर्न के बेसिस पर उन्होंने एक तरीके से क्या करा, एटम का स्ट्रक्चर दिया। एटम के स्ट्रक्चर में उनको क्या पता लगा, एटम के स्ट्रक्चर में उनको यह पता लगा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का, जो कुल धनावेश होता है किसी भी परमाणु का, वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। और उन्होंने इसी में आगे बोला कि जो मास होता है किसी भी एटम का, वो उसी छोटे से पार्ट में, उस छोटे से क्षेत्र में क्या होता है, पूरा का पूरा केंद्रित होता है। और उस छोटे से पार्ट को, जिसका साइज अप्रॉक्स कितना था, 10⁻⁻15 मीटर था, उन्होंने माना कि जो छोटा सा साइज होता है, जिसका जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर है लगभग, इस इतने से साइज में उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास वहां पर क्या होता है, पूरा कंसंट्रेटेड होता है, पूरा केंद्रित होता है। और उस छोटे से भाग को ही उन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लियस, नाभिक बोला था। इट मींस रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो 10⁻⁻15 मीटर का जो रीजन है, ठीक है ना, इस तरीके से अपन लोगों ने बात की थी कि ये छोटा सा एक रीजन है अपन लोगों के पास, ये अपन लोगों के पास, जिसका इसको अपन ने एक तरीके से क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था, नाभिक बोला। और इसका साइज रदरफोर्ड ने कितना बताया था, 10⁻⁻15 मीटर। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इसके अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि छोटे से पार्ट में उस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास क्या होता है, वहां पर कंसंट्रेटेड होता है, केंद्रित होता है। आई बात में, तो उसको किस तरीके से अपन पॉइंट वाइज पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1911 में रदरफोर्ड ने क्या करा, 1911 में रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करा। उसमें अपन लोगों ने क्या देखा, उन्होंने बोला कि द एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो क्या करेगा, एक सेंट्रल कोर कंसिस्ट करेगा, अपने पास रखेगा। मतलब हर एक एटम का जो केंद्रीय भाग हो, मतलब हर एक जो सेंट्रल कोर होगा, ठीक है ना, हर एक एटम का, और उस सेंट्रल कोर को, उस छोटे से क्षेत्र को ही उन्होंने क्या बोला, एक तरीके से नाभिक बोला, न्यूक्लियस बोला। और उन्होंने बोला कि इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में, ठीक है ना, उस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज, कुल धनावेश, और उसका मास वहां पर क्या होगा, आप लोगों के पास केंद्रित होगा। और इस छोटे से पार्ट, इस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे अलग अलग कक्षाओं में। और ये तो अपन डिस्कस करके आ चुके ना। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो आप लोगों के पास न्यूट्रॉन का जो छोटा सा पार्ट था, जो छोटा सा रीजन था, जहां पर उसका टोटल धनावेश, टोटल द्रव्यमान केंद्रित है, कंसंट्रेटेड है, उसका जो साइज था वो कितना था, 10⁻⁻15 मीटर, जबकि किसी एटम का साइज कितना था, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन और निकाला कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, आप लोगों के पास एम्प्टी होता है, इट मींस खाली होता है। आई बस में कि जो टोटल धनावेश होता है छोटे से भाग में होता है, उसके बाद तो ऑर्बिट्स स्टार्ट हो जाती है, कक्षाएं बन जाती हैं, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हरी बात समझना आप लोगों को। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने सबसे पहले उस छोटे से भाग, उस सेंट्रल कोर के बारे में क्या करा था, डिस्कस करा था। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उस सेंट्रल कोर में, उस छोटे से भाग में ओनली कौन प्रेजेंट होता है, ओनली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और रियलिटी में यही था उस टाइम तक जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई,
ठीक है ना, रिसर्च जो करते हैं उसका लेवल बड़ा, वैसे वैसे अपन क्या देखते हैं कि थोड़े सालों बाद, मतलब कुछ सालों बाद, ठीक है ना, 1911 के बाद अप्रॉक्स 1932 के आसपास एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, चैडविक, जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या करा, एक तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। क्या करा उन्होंने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, ठीक है ना। वो नॉर्मली होता है ना, होता क्या है कि एक बार जो ट्रेंड चलता है ना, उस टाइम पे जब ये रिसर्च चल रही थी 1911 के आसपास, एटम एकदम एकदम हॉट टॉपिक था, ठीक है ना, एकदम नया नया साइंटिस्टों को पता लगा, तो सारे के सारे साइंटिस्ट उसी में लग गए, उसी पे एटम से रिलेटेड रिसर्च करनी है, जो करना है उसी से रिलेटेड करना है। जैसे आप लोगों ने देखा कि अपन लोगों ने एटम पे ही सबसे पहले अपन लोगों के पास थॉमसन आए, ठीक है ना, थॉमसन के बाद फिर अपन लोगों के पास, ठीक है ना, रदरफोर्ड आ गए, रदरफोर्ड के बाद फिर बोहर्स आ गए, फिर बोहर को भी नहीं डिफाइन कर पाए ढंग से, तो वहां पे याद करो डी ब्रोगली भी आ गए थे लास्ट टाइम पर, ठीक। तो एक नॉर्मली जो एटम था उस टाइम पे एकदम हॉट टॉपिक था, तो जितने भी साइंटिस्ट थे सब इसी पे लग गए, ठीक। ऐसे में एक साइंटिस्ट होता है चैडविक, जेम्स चैडविक, उस टाइम पे रिसर्च कर लेते हैं, तो रिसर्च करते करते रदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा था, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई सही है कि पॉजिटिव चार्ज होगा कोर में, सेंट्रल कोर में, केंद्रीय भाग में, और जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऋणावेश होगा, वो अलग अलग कक्षाओं में उस धनावेशित भाग के चारों तरफ क्या लगा रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा, उसके अराउंड क्या हो रहा होगा, रिवॉल्व हो रहा होगा। जैसे जैसे रिसर्च करते गए तो एक टाइम उन्होंने, होता ही है कि कोइंसिडेंटली उनको क्या मिला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अलावा भी उनको एक पार्टिकल मिल गया, और वो पार्टिकल था उन लोगों के, उनके पास क्या, न्यूट्रॉन। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज निकला, ना ये नेगेटिवली चार्ज निकला, इट मींस ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या निकला, चार्ज लेस निकला। क्या निकला, ये चार्ज लेस, इट मींस इस पे जो चार्ज था, इस पे जो चार्ज था वो आप लोगों के पास कितना था, 0 था। इट मींस अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से क्या था, न्यूट्रल था। क्या था अपन लोगों के पास, ये न्यूट्रल। आई बस ना, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, अब फैक्ट है कि उन्होंने क्या करा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब वैद्युत क्षेत्र से मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, एक जगह धनावेशित वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा, और एक तरफ ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा, और फिर उसमें से पहले जब ये पार्टिकल निकले होंगे, पॉजिटिव चार्ज निकला होगा, ठीक है ना, साथ में नेगेटिव चार्ज निकला होगा, अब तो नेगेटिव चार्ज तो किधर की तरफ घूम जाएगा, ऋणावेश किधर की तरफ घूम जाएगा, धनावेशित प्लेट की तरफ, और जो अपन लोगों के पास प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो कौन सी प्लेट की तरफ घूम जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ घूम जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल ऐसा निकल रहा है जो ना तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, ना नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। इट मींस ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ना उस पर नेगेटिव चार्ज है। और तब उनको पता लगा कि इट मींस जो भी आप लोगों के पास एटम होता है, ठीक है ना, उस एटम के जब उन्होंने रिसर्च करा तो उन्होंने देखा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ साथ कोई एक पार्टिकल और रहता है, और वो पार्टिकल एक तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो जेम्स चैडविक ने फिर उसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो ऐसी कंडीशन पे ठीक अपन को पता लगा कि रदरफोर्ड के बाद जस्ट एक थ्योरी और आई जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ साथ एक पार्टिकल और रहता है, और वो पार्टिकल है आप लोगों के पास कौन, न्यूट्रॉन। अब वो कहां रहता है वो अभी आगे पता लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रॉन, अब फैक्ट है कि रदरफोर्ड तो दे चुके थे उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन यहां पे तो न्यूट्रॉन और निकल गया। तो ऐसी कंडीशन पे फिर एक थ्योरी आई जिसको एक तरीके से अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है ना, एक तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना बोलते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है ना। और ये अप्रॉक्स 1932 के आसपास आई थी। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग ये था, देखना अब आप लोग, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो अपन लोगों के पास सेंट्रल कोर होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उस नाभिक में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में न्यूट्रॉन होता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उन अलग अलग कक्षाओं में जो ऋणात्मक चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, इट मींस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता रहता है, इस सेंट्रल कोर के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियस
जिसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इट मींस नाभिक, जिसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोर बोलते हैं, ठीक। और जिसका साइज, आकार अप्रोक्स कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसमें अपन लोगों के पास एक तो कौन होता है, एक अपन लोगों के पास होता है प्रोटॉन, जो कि एक तरीके से मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, ठीक है ना। एक तरीके से मेरे पास धनावेशित कण होता है, ठीक। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक, तो इस पे जो चार्ज होता है, इस पे जो आवेश होता है, प्रोटॉन से पी लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक। और इस पे जो चार्ज होता है वो आप लोगों के पास होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है आप लोगों के पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक। और अपन के पास नेक्स्ट जो होता है वो एक तरीके से होता है न्यूट्रॉन। जो अपन लोगों के पास न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो चार्जलेस होता है। चार्जलेस का मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक, उदासीन होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उदासीन होता है। और अगर मैं इस पे बात करता हूं कि इस पे कितना आवेश होगा, 0, और इसका द्रव्यमान, इसका मास कितना होगा, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 केजी होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। और साथ में अपन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो कि एक तरीके से क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ऋणावेशित, ठीक है ना, ऋणावेशित कण होता है, ठीक। और इस पे जो चार्ज होता है, इस पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। आई बस, तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब अपन को बाहर वाले से मतलब नहीं, अपन को तो जो भी डिस्कस करना है न्यूक्लियई में, नाभिक में, केवल अंदर अंदर डिस्कस करना है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन लोग बात करेंगे ज्यादा किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपन न्यूट्रॉन पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो रदरफोर्ड पहले बता चुके हैं कि जो भी एक सेंट्रल कोर होता है, जो भी एक केंद्रीय भाग होता है, उस केंद्रीय भाग में क्या होता है, पूरा का पूरा धनावेश और पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक, कि मेरे पास अगर न्यूट्रॉन के बारे में, उसके आवेश के बारे में पूछे, उसके द्रव्यमान के बारे में पूछे, अब आप बहुत ध्यान से देखना। और आप सबको पता होता है कि जो एटम होता है वो एक तरीके से वैद्युत रूप से उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जितना धनावेश होता है उतना का उतना ऋणावेश होता है कि नहीं होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो अपन बात नहीं करेंगे, पहले करके आ चुके हैं। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन के द्रव्यमान पे और मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पे, इट मींस मैं प्रोटॉन के मास पे बात करता हूं, न्यूट्रॉन के मास पे बात करता हूं, तो अब आप देखो प्रोटॉन का जो मास है वो कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और न्यूट्रॉन का क्या मास है, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन का मास होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है और जो न्यूट्रॉन का मास होता है, वो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, नियरली एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। आई बस में, तभी तो अब आप देखो यहां पे 10⁻31 केजी, तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना। अरे बस समझना आप लोगों को, ये तो बहुत छोटा हो गया, ठीक। कितना टाइम 10⁻⁴ टाइम्स छोटा हो गया। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन से, ठीक ना, जो अपन लोगों के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन से कितने, उनका द्रव्यमान जो होगा वो कितने टाइम ज्यादा होगा, 10⁻⁴ टाइम ज्यादा होगा। और ये रीजन होता है कि अपन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके द्रव्यमान को, उसके मास को अपन लोग क्या करते हैं, एक तरीके से नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। और यही रीजन होता है कि अपन लोग बोलते हैं, देखो ये दोनों चीजें तो यही है ना, उसको तो नेग्लिजिबल मान लिया, तो जो टोटल मास है वो कहां पर कंसंट्रेटेड हो गया, इस सेंट्रल कोर पर कंसंट्रेटेड हुआ कि नहीं हुआ, केंद्रित हुआ कि नहीं हुआ। और ये रीजन है कि अपन बोलते हैं कि जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, और धनावेश तो अंदर है ही सही, तो और ये रीजन है कि जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो एक तरीके से उसके सेंट्रल पार्ट पर क्या होता है, एक तरीके से कंसंट्रेटेड होता है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो आप देखना कि इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब एक तरीके से मैं बात करूं तो धनावेश और एक तरीके से चार्जलेस पार्टिकल, ठीक है ना, एक तरीके से उदासीन जो कण है वो साथ साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। तो ऐसी कंडीशन पे अगर अब मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर साथ साथ रहते हैं तो इनको कंबाइंड रूप से एक साथ अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं पर इनको एक तरीके से न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आई बस में क्या बोलेंगे अपन लोग एक तरीके से इनको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, हाँ या ना, ठीक। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो साथ साथ रहते हैं इनको कंबाइंड रूप से एक साथ अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मतलब नाभिक के अंदर रहने वाले जो कण हैं उनको अपन एक तरीके से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। आई बात में। अब इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो आप लोगों को आती हैं लेकिन फिर भी अपन लोग इन पर क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखना वो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं अपन लोगों के पास, ठीक है ना, वो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है अपन लोगों के पास। जैसे एक टर्म अपन लोग डिस्कस करेंगे, एक साथ लिख देता हूं मैं, जो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इट मींस अगर मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद जो सेकंड अपन लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन लोग मास नंबर। इससे क्या डिस्कस करेंगे, मास नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे एक तरीके से द्रव्यमान संख्या। आई बात समझे आप लोग को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तो आप सबको पता होता है द नंबर ऑफ, लिख देता हूं मैं इसको, द नंबर ऑफ proton inside the nucleus is called atomic number. It means किसी भी नाभिक के अंदर अपन लोगों के पास जो प्रोटोनों की संख्या होती है, ठीक है ना, जो अपन लोगों के पास प्रोटोनों की संख्या होती है उसी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। इट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना का उतना क्या होता है अपन लोगों के पास, ऋणावेश होता है कि नहीं होता है, और इक्वल टू ये सब किसके इक्वल होंगे, जेड के इक्वल होंगे। लेकिन नॉर्मली अपन लोग डिफाइन किससे करते हैं, डिफाइन अपन लोग प्रोटॉन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन से इसलिए नहीं करते क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो अपन जब भी बात करते हैं हमेशा एटम को क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेते हैं। इट मींस मतलब एक तरीके से वैद्युत रूप से उदासीन लेते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब अपन स्पेशल केसेस में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपन थोड़ी बहुत एनर्जी देकर सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो फैक्टर नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन जो एक नाभिक होता है, जो एक न्यूक्लियस होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से अपन पॉजिटिव चार्ज को बाहर नहीं निकाल सकते छोटे मोटे प्रोसेस से। तो अरे बात समझा आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे इसीलिए अपन लोग बात करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं मास नंबर के लिए, तो मास नंबर ए, और आप सबको पता होता है कि ए इक्वल टू आप लोगों के पास क्या होता है, ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन के इक्वल होता है। आप लोगों के पास क्या होता है, जेड प्लस एन के इक्वल होता है, ठीक है ना। इट मींस जो अपन लोगों के पास मास नंबर होता है, मास नंबर होता है, ये एक तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मींस प्रोटॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है। आई बात समझ में आप लोगों को। और आप सबको पता होता है कि नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूं, तो अगर मैं ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास यहाँ पे एक तरीके से कितना आ जाएगा, ए माइनस जेड के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉनों की संख्या को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या को। और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अपन किसी भी
न्यूक्लियस को या नाभिक को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उस पर बात करें अपन। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को किसी भी नाभिक या किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास सिंपल सा तरीका है कि सपोज मेरे पास कोई भी एक नाभिक या कोई भी एक न्यूक्लियस है एक्स, ठीक। अब नाभिक के पास कौन है, प्रोटॉन भी है तो न्यूट्रॉन भी है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता हूं जेड ए से, ठीक। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं और अगर मेरे को इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ये कोई एक्स, ये एक्स कोई भी मेरे पास न्यूक्लियस है, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस है। और जो जेड होता है, ये जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक ना, प्रोटॉनों की संख्या को। जो आगे जाके अपन क्या बोलेंगे, अब बारह में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे, अब अपन क्या बोलेंगे, इसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे, परमाणु क्रमांक बोलेंगे। और जो ए होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस एन लिखेंगे। आ गई बात समझ में आप लोगों को। और एन, अगर मेरे को कोई बोले कि एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तो एन कितना हो जाएगा, यहां से ए माइनस जेड हो जाएगा अपन लोगों के पास। आएंगे एक बात समझ। जैसे एक एग्जांपल अपन लोग बात करते हैं, अपन बात करते हैं एक तरीके से सोडियम न्यूक्लियस पर बात करते हैं, सोडियम के नाभिक पर बात करते हैं अपन, ठीक। अब आप सोडियम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, अब एक्स की जगह सोडियम, अब एक्स तो कोई भी एलिमेंट था लेकिन अब यहां पे फिक्स कर दिया, वो एलिमेंट कौन है, सोडियम। तो एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, एन ए लिखेंगे। आ रही बात समझ। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है, 11, ठीक। और इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कितना होता है, 23 होता है कि नहीं होता है आप लोगों के पास। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो जेड इक्वल टू कितना जाएगा, 11, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा, 23। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ तो कितने जाएंगे यहां से आप लोगों के पास, ए माइनस जेड, तो आप लोगों के पास कितना जाएगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो कभी कभार पूछ लेता है वो, ठीक है ना, आधे नंबर में आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है वो, आप लोगों को कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन बात करते हैं गोल्ड के न्यूक्लियस के लिए, ठीक है ना, सोने के नाभिक पर बात करते हैं तो सोना गोल्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एयू का परमाणु क्रमांक होता है 79, ठीक है ना। और इसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 197। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, जेड को। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, एन की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास एन इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ये कितना जाएगा, 197 माइनस का 79 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आप लोगों के पास 118 आ जाएगी आप लोगों के पास। आई नहीं आई बस में। तो इस तरीके से अपन लोग न्यूक्लियस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज अपन लोगों ने एक तरीके से इंट्रोडक्शन पे बात करी, एक तरीके से अपन लोगों ने नाभिक के किस तरीके से अपन लोग नाभिक पर रिप्रेजेंट करते हैं, या किस तरीके से अपन लोग जो टर्म्स अपन लोगों के पास काम आएंगे नाभिक पर, अपन लोगों ने उन टर्म्स पर बात करी, ठीक है ना। और नाभिक किस तरीके से आया था उस सारी चीजों पर अपन लोगों ने क्या करी, आज के लेक्चर में बात करी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है।